नमस्कार, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हो गए हैं एक नए लेक्चर के साथ। हम उत्तराखंड का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम चंद वंश पढ़ रहे हैं। चंद वंश के अब तक कुल 13 लेक्चर आ चुके हैं और इन 13 लेक्चर्स में हमने विभिन्न राजाओं को गूढ़ता के साथ पढ़ा है। आज हमारा 14वां लेक्चर है और आपको बोर्ड में देख के पता चल गया होगा कि आज हम एक महत्वपूर्ण शासक कल्याण चंद का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन 13वें लेक्चर में हमने जो पढ़ा था थोड़ा उसको दोहरा लेते हैं ताकि आज के जो लेक्चर है हमें थोड़ा बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, हमने ये जाना 13वें लेक्चर में कि देवीचंद की मृत्यु के पश्चात अजीत चंद को जो है अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और उसके समय पूरनमल गैड़ा और मानिकचंद गैड़ा उन्हीं की शक्ति का जो है बोलबाला रहा। उन्होंने बहुत अत्याचार किया प्रजा में और इसलिए उसके इस काल को गैड़ा गद्दी कहा गया। लेकिन अंततः जो है अजीत चंद की मृत्यु हो गई और अजीत चंद की जब मृत्यु हुई वैसी हुई जैसे देवीचंद की हुई, एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन अंततः अजीत चंद के पश्चात उसके बेटे को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया गया बाला कल्याण चंद नाम से, लेकिन पंचों ने उसके उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया और अंततः फिर से चंद राजकुमारों की खोज हुई और एक राजकुमार डोटी राज्य में वहाँ के वनों में वन तरोड़ खोदते हुए मिला और उसका नाम था कल्याण सिंह, जिसे अल्मोड़ा की गद्दी में कल्याण चंद नाम से बैठाया गया और इस प्रकार से कल्याण चंद का महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुआ। तो आज हम इसी कल्याण चंद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो 1729 में कल्याण चंद अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 1729 और इसका राज्यारोहण हुआ। और लेकिन ना इसे ये जो राजा है इसे पूरनमल गैड़ा और मानिकचंद गैड़ा के षड्यंत्रों के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। तो इसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले ये जो पिता पुत्र तो इनकी सबसे पहले इसने हत्या करवा दी, ठीक है। और इस प्रकार से इनको अपने कर्मों का फल मिला। लेकिन इसके बाद ये यही नहीं रुका, बल्कि ये सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो पंच हैं या चंद अधिकारी हैं वो उसे हटाकर किसी और को गद्दी में बैठा दें। यानी कह सकते हैं कि इसको लालच आ गया। और जब इसको लालच आ गया तो इसने क्या किया, इसने आदेश दे दिया कि चंद परिवार के जितने लोग हैं, इसने ये आदेश दिया कि चंद परिवार के जो जितने भी राजकुमार हैं या सगे संबंधी हैं तो उन लोगों को जो है उनकी हत्या कर दी जाए। तो इसका परिणाम ये हो गया कि बहुत से लोगों की जो है हत्या कर दी गई और बहुत से लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। तो इस प्रकार से एक अत्याचारपूर्ण शासन शुरू हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये था कि इसको अपने आगे यानी ये सदा राजा बनने के चक्कर में ये एक प्रकार का हत्यारा बन गया था। अच्छा, इसके अलावा इसके समय एक और भी घटना ये घटी कि सबसे पहले तो देखिए हुआ ये था कि जो अधिकारी थे तो वो अधिकारी भी जो है अपनी मनमानी करने लगे इस राजा के पागलपन के कारण। और दूसरी बात वो ये थे कि लोग भी अपनी मनमानी करने लगे। कैसे मनमानी करने लगे, जब किसी को अपने पड़ोसी से या अपने किसी सगे संबंधी या किसी दूर के व्यक्ति से बदला लेना होता था तो राजा से कह देते थे कि ये चंदवंश का कोई अधिकारी है और इसका परिणाम ये होता था कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता था बिना खोजबीन के। इसके अलावा अधिकारियों ने क्या किया, अधिकारियों ने इसको नशे की लत डाल दी और इसमें ये झूमता रहता था। और ये इतना ज़्यादा शकी हो चुका था, इसको लगता था कि कहीं कोई चंद राजकुमार उठ के ना आ जाए और इसको दिल्ली की गद्दी से अल्मोड़ा की गद्दी पे ना बैठा दिया जाए, इसलिए ये ठीक से ढंग से खा पी भी नहीं सकता था। तो परिणाम इसका ये होगा कि राज्य में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो पुलिस विभाग है, बी.डी. पांडे लिखते हैं कि पुलिस विभाग के एक अधिकारी थे जिनका नाम था भवानी दत्त जोशी। तो ये जो भवानी दत्त जोशी हैं तो ये राजा के पास आए और राजा से कहा कि महाराज, कुछ ब्राह्मण जो हैं और उनके जो जमींदार हैं, जब ब्राह्मणों को जमीन मिलती थी और उनकी जमीन में जो काम करते थे वो जमींदार होते थे सामान्यतः, तो ब्राह्मण कुछ हैं और उनके जो जमींदार हैं वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी योजना ये है कि आपको मार के जो राजस्थान से सवाई राजा जयसिंह के बेटे को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया जाए। तो जब राजा ने ये सुना तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई और वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया और उसने उन ब्राह्मणों और उनके जमींदारों को मारने का आदेश दे दिया। तो पंडित रुद्रदत्त पंत लिखते हैं कि जो सुयाल नदी है, तो सुयाल नदी से लोगों को धक्का दे दिया गया, मतलब पहाड़ी से सुयाल नदी में धक्का दे दिया गया। लेकिन इसके अलावा और भी क्या काम किया गया,
इनको मारने से पहले सबसे पहले इनकी आंखें निकाली गई और रुद्रदत्त पंत कहते हैं कि ये असल में 7 भदाले मतलब जो पहाड़ी नहीं जानते समझ लीजिए कढ़ाई है ना, तो 7 भदाले आंखें इकट्ठी हो गई, यानी इतना ज्यादा पाप किया गया। इसके अलावा जो एटकिंसन हैं वो कहते हैं कि नहीं, असल में 7 घड़े आंखों से भर गए थे। समझ रहे हैं आप कितना भयानक अत्याचार हुआ होगा। तो कुल मिला के और उसके बाद उन लोगों को क्या कर दिया गया कि पहाड़ी से सुयाल नदी में फेंक दिया गया और जहां पर वो चील कौवे के शिकार हुए। इसके अलावा तो जो राजा है तो उसका जो ये भयानक जो अत्याचार रहे ये बहुत लंबे समय तक लोगों को याद रहा और इस प्रकार से राजा ने एक अजीब से शासन की नींव रखी। जो राजा कल्याणचंद है इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है अल्मोड़ा में रोहिलों का आक्रमण। तो देखिए हुआ ये था कि जब ये जो राजा था जब ये अत्याचारपूर्ण शासन कर रहा था तो उस टाइम पर जो चंद राजकुमार या ये कह सकते हैं शाही परिवार के जब लोग इधर उधर भाग रहे थे तो एक चंद राजकुमार जिसका नाम था हिम्मत सिंह। तो ये जो हिम्मत सिंह है ना तो ये भी भाग गया और कोटा चला गया। कोटा हमने सीखा था कि आज का जो काशीपुर है वो कोटा ही है और चंदों का यहाँ पे एक महत्वपूर्ण किला भी होता था, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये कोटा चला गया और कोटा में यहाँ पर कई चंद अधिकारी इससे आकर मिले और उन्होंने इससे हिम्मत सिंह से कहा कि महाराज आप जो है एक सेना इकट्ठी करिए और हम लोग जो है आपको सहायता देंगे और सहायता देकर आपको राजा बनाएंगे क्योंकि जो कल्याणचंद है ये अच्छा राजा नहीं है। लेकिन इसकी सूचना कोटा के राज्यपाल जिनका नाम था रामदत्त जो था, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा कल्याणचंद को दे दी और कहा कि महाराज ये हमारे लिए एक संकट है। तो जब कल्याणचंद को ये सूचना मिली तो कल्याणचंद ने इस रामदत्त से कहा कि जाओ सेना लेकर जाओ और इस हिम्मत सिंह को जो है पकड़ लाओ। तो हुआ ऐसा ही कि रामदत्त अपनी सेना लेकर गया और उसने हिम्मत सिंह की सेना को हरा दिया, लेकिन हिम्मत सिंह भागने में सफल रहा और हिम्मत सिंह रोहिलखंड के नवाब अली मोहम्मद खां के दरबार में जाकर सहायता मांगकर छिप गया। तो देखिए जो कटेहर है ना जिसे बरेली कहते हैं उसका वास्तव में नाम कटेहर था जो कि कठेर राजपूतों के कारण था और बाद में इसको ये रोहिला जो सरदार हैं अली मोहम्मद खां इसी ने जो है रोहिलखंड को जो है ये अपना वर्तमान नाम दिया या रोहिलखंड नाम दिया रोहिलों के कारण। ठीक है, तो कुल मिला के तो अब ये जो है अली मोहम्मद खां के जो है संरक्षण में है। तो इस कल्याणचंद ने कहा कि किसी भी कीमत पर इस ये जो क्या नाम है इसका विद्रोही है जिसका नाम है हिम्मत सिंह, इसे मार डाला जाए। तो कुछ लोगों को भेजा गया और ये जो रोहिला संरक्षण में बैठा हुआ है, रोहिला संरक्षण में, वहीं पर चुपके से इन लोगों ने इस हिम्मत सिंह की हत्या कर दी और जब इस हिम्मत सिंह की हत्या कर दी तो इससे जो रोहिला सरदार है अली मोहम्मद खां वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि उसके संरक्षण में आए हुए व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की थी और राजा कल्याणचंद ने उसकी हत्या करके उसका अपमान किया है और अब वह कुमाऊं पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। तो योजना के पीछे केवल हिम्मत सिंह की सहायता करना ही नहीं था बल्कि ये लोग चाहते थे कि कभी अगर केंद्र यानी कि दिल्ली से अगर इनकी कोई लड़ाई हो या पड़ोस से इनकी कोई लड़ाई हो और इनको भागने का अवसर मिले तो ये कुमाऊं की पहाड़ियों में आके छिप सकें। इसके अलावा इस्लाम का प्रचार करना और जो है यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान बनाना भी इनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। तो हुआ ये था कि ये जो अली मोहम्मद खां हैं तो अली मोहम्मद खां ने अपने 3 सरदारों के नेतृत्व में अपनी एक सेना भेजी। तो एक का नाम था पैदा खां, एक का नाम था बख्शी खां और एक का नाम था रहमत खां। तो ये जो 3 सरदार थे इनके नेतृत्व में एक सेना भेज दी गई और इस सेना ने 1743 में कुमाऊं पर आक्रमण किया जो कल्याणचंद के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो देखिए हुआ क्या है, आराम से सुनिएगा इस बात के लिए। तो हुआ ये है तो देखिए ये है उत्तराखंड
मान लेते हैं। और जब ये उत्तराखंड है तो हुआ ये था ना कि इस समय जो कल्याणचंद का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है और उसका नाम है शिवदत्त जोशी। शिवदत्त जोशी, शिवदत्त जोशी का एक महत्वपूर्ण स्थान है कुमाऊं की राजनीति में कल्याणचंद के काल में। तो देखिए शिवदत्त जोशी ने कहा कल्याणचंद से कि महाराज अली मोहम्मद खां की सेना आ रही है, अगर आप मुझे धन दें तो मैं सेना के इस आक्रमण को विफल कर सकता हूं। तो जो चापलूस अधिकारी थे उन लोगों ने राजा से कहा कि महाराज ये शिवदत्त जोशी जो बड़ा धूर्त किस्म का व्यक्ति है और ये सारा धन अपने लिए चाहता है। हमारा जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, वो अपने आप में एक दुर्ग है, प्राकृतिक दुर्ग है, और यहाँ कौन आ सकता है। महाराज हमने यथासंभव जो है कई जो गलियां, मतलब गलियां कहें, रास्ते कहें, दर्रे कहें, उन दर्रों में लकड़ियां डाल दी हैं, बिछा दिए हैं, पर्याप्त तो जो है बंदोबस्त कर किया जा चुका है। और बंदोबस्त तो भगवान ने किया है, तो यहाँ कौन आ सकता है, क्या आज तक कोई आया। तो राजा खुश हो गया और उसने इस शिवदत्त जोशी को धन देने से मना कर दिया। तो परिणाम ये हो गया कि रोहिले आ गए, और जब रोहिले आ गए तो यहाँ पर एक जगह है ना, आज उधम सिंह नगर जो है हमारा, तो यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है रुद्रपुर। ध्यान से सुनिएगा, रुद्रपुर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो रुद्रपुर में इन रोहिलों ने इस शिवदत्त जोशी को पराजित कर दिया। इसका नाम हो गया रुद्रपुर का युद्ध। और जब ये रुद्रपुर का युद्ध हो गया तो आप आगे बढ़िए और आ गए हम नैनीताल जनपद में वर्तमान के। तो नैनीताल जनपद में ना एक जगह है हल्द्वानी काठ गोदाम। तो काठ गोदाम को पहले कहा जाता था बाड़ाखोरी, या इसके नजदीक का जो इलाके हैं उन्हें कहते थे बाड़ाखोरी। तो जो शिवदत्त जोशी है वो दौड़कर या भाग कर आया, जान बचाकर आया और काठगोदाम में जाकर वो छिप गया। अब आपको पता होगा शायद कि काठगोदाम को जो ये हल्द्वानी या काठगोदाम, ये दोनों एक ही इलाके हैं। तो इनको जो है कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से कुमाऊं की पहाड़ियों के अंदर प्रवेश किया जाता है। और ये वीडियो जहाँ शूट हो रहा है, जहाँ संजीवनी IAS है, वो हल्द्वानी ही है, हल्द्वानी नगर, और उसका जो एक उपनगर है वो काठगोदाम है। तो कुल मिला के तो यानी कि कहा जा सकता है कि संजीवनी IAS एक ऐतिहासिक भूमि में है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आगे, तो ये जो रोहिले हैं आगे बढ़े और आगे बढ़कर जो है एक जगह आपने नाम जरूर सुना होगा, भीमताल, है ना, भीमताल। ये छकाता का हिस्सा था। तो भीमताल के नजदीक एक जगह जिसका नाम है विजयपुर। तो यहां पर चंदों की सेना थी, और जब चंदों की सेना थी तो यहां पर काठगोदाम के बाद ये जो मुसलमान हैं वो कहाँ आ गए, विजयपुर आ गए। और विजयपुर पे इन्होंने चंदों की सेना को हरा दिया। बहुत आराम से सुनिए सारी बातों को। और हराने के बाद ये जो चंद सैनिक हैं ये जान बचाकर भागे और अल्मोड़ा की ओर दौड़े। और इसका परिणाम ये हो गया कि इनका भागना मुसलमानों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इनको रास्ते ठीक से नहीं पता थे और भागते हुए सैनिकों के पीछे पीछे ये मुस्लिम सैनिक भी दौड़ पड़े और सरलता से ये जो है अल्मोड़ा पहुंच गए। और जब अल्मोड़ा पहुंच गए तो इसका परिणाम ये हो गया कि जो राजा कल्याणचंद वो तो सीधे ही भाग गया और गैरमांडा नाम की जगह में छिप गया, गैरमांडा में छिप गया, ठीक है। और जो मुस्लिम सैनिक हैं तो इन लोगों ने जो है भयानक लूटपाट शुरू कर दी। तो बड़ी संख्या में लोगों का वध किया गया, महिलाओं को गुलाम बनाया गया, गुलाम बनाया गया। इसके अलावा तमाम जगहों पर हिंदू मंदिर, पवित्र स्थल तोड़ दिए गए, हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए। और गाय कटवाकर, गाय, मैं ऐसा शब्द नहीं लिख सकता अपने बोर्ड पे, तो गाय कटवा के जो है इन्होंने उसके खून से इन पवित्र स्थलों को अपवित्र कर दिया। और बहुत से लोग जो हैं उनको इस्लाम जो है उसमें परिवर्तित किया गया और बहुत से लोग जो जंगलों में भाग गए। और इस प्रकार से यहाँ नरसंहार जारी रहा। इसके अलावा कई सरकारी भवन भी फूंक दिए गए। और बी डी पांडे लिखते हैं कि इसी कारण जो है चंदों का ऑफिशियल इतिहास मिलना कठिन हुआ। खैर, तो यहाँ पे कौन है, गैरमांडा में राजा छिपा पड़ा है। और आपको ये भी याद होगा कि बाड़ाखोरी के नजदीक शिवदत्त जोशी छुपा हुआ है। तो जो शिवदत्त जोशी है, तो शिवदत्त जोशी ने एक छोटी सी सेना इकट्ठी करी और रोहिलों से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो फिर पिट गए। और पिटने के बाद शिवदत्त जोशी भी पहुंच गया गैरमांडा। और इस प्रकार से गैरमांडा में अब राजा है। तो देखिए, ये जब खबर गढ़वाल पहुंची, तो गढ़वाल का राजा भी आ गया अपनी सेना लेकर। और जब गढ़वाल का राजा आ गया तो इसका नाम था प्रदीप शाह या प्रदीप्त शाह। तो इसकी ये सेना लेकर आ गया, लेकिन ये भी पिट गया।
और पिटने के बाद जो है रोहिलों ने कहा कि भाई अगर तुम बीच में इंटरफेयर करोगे तो हम श्रीनगर पे कब्जा कर लेंगे। तो कुल मिला के अब ये भी शांत बैठ गया और अब चंदों और रोहिलों के बीच में संधि वार्ता चल रही है। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक संधि हो गई और इस संधि में यह कहा गया कि ये जो राजा है कल्याण चंद ये 3 लाख रुपए नकद देगा, अभी हाल फिलहाल देगा। और इसके अलावा ये ध्यान से सुनिएगा, रोचक कहानी है। तो 3 लाख रुपए नकद देगा और इसके अलावा 60,000 रुपए वार्षिक टैक्स के रूप में पे करेगा, तो इस प्रकार से ये डील जो है डन हो गई। लेकिन राजा कल्याणचंद के पास पैसा नहीं था, तो जो 3 लाख रुपए हैं ये असल में गढ़वाल के राजा ने उधार के रूप में इस चंद राजा को दिए। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और तथ्य भी याद रख लीजिए, तमाम जो जगह पर आज भी जो हिंदू जो पवित्र मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो जो टूटी हुई मिलती हैं वो रोहिलों के द्वारा ही तोड़ी गई। और कहा जाता है कि जागेश्वर और जो भ्रामरी देवी मंदिर है उसकी मूर्तियां इसलिए नहीं टूट पाई क्योंकि यहाँ पर ततैया बहुत थे और रोहिले वहां नहीं जा पाए। खैर, तो ये सारी घटनाएं हुई और उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी सेना जो है बाड़ाखोरी में रखी और उसके बाद ये जो रोहिले हैं 7 महीने के बाद ये वापस आ गए। बहुत ध्यान सुनिएगा, लंबी कहानी है लेकिन बहुत रोचक कहानी है। वापस आ गए तो अब जो राजा है जिसका नाम कल्याणचंद है, तो कल्याणचंद महल में वापस आया और उसने अपने प्रजा से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं ध्यान नहीं दे पाया। उसके बाद वहीं दूसरी ओर जब सारी सेना रोहिलखंड पहुंची तो अली मोहम्मद खान ने अपने सेना से कहा या सैनिकों से कहा, सेनापतियों से कहा कि आप वापस क्यों आ गए? मैं इस केवल टैक्स लेके सेटिस्फाइड नहीं होना चाहता, बल्कि मैं इस इलाके को ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ, यहाँ पूर्ण अधिकार करना चाहता हूँ। इसलिए 1745 में एक सेना पुनः भेज दी गई, ताकि इस इलाके पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया जाए। तो इसकी सूचना शिवदेव जोशी ने दी और इस टाइम पे कल्याणचंद ने शिवदेव जोशी से कहा था कि शिवदेव जोशी, आपने कहा था कि अगर आपको धन दे दिया जाए तो आप रोहिलों के आक्रमण को निष्फल कर देंगे, तो इस बार मैं आपको धन देता हूं और अपना शौर्य दिखाइए। शिवदेव जोशी एक शानदार जो था सेनापति था, उसने पूरी अपनी सेना की तैयारी की और बाड़ाखोरी के निकट उसने अपना मोर्चा जमाया। और मोर्चा जमाने के बाद एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो चंद राजा सैनिक हैं वो बड़ी तबीयत से लड़े और थोड़ी देर बाद सुबह युद्ध शुरू हुआ और 3 पहर तक युद्ध चला और इसमें जो रोहिले हैं वो पराजित हो गए और बड़ी जान बचाकर भागे। और जब जान बचाकर वापस ये रोहिलखंड पहुंचे तो अली मोहम्मद खान ने कहा कि भाई युद्ध का हाल कहो, ये तुम क्यों हारे? तो एक फेमस स्टेटमेंट उन्होंने बोला चंद सैनिकों के लिए कि वे 3 हाथ के आदमी 4 हाथ की तलवार से लड़ते हैं, ये कहा गया। चलिए, अच्छा, इसके अलावा लड़ते हैं, तो ये फेमस स्टेटमेंट इन चंद सैनिकों की वीरता को दर्शाता है। और इस प्रकार से जो राजा कल्याणचंद है उसके महत्वपूर्ण सेनापति या योग्य सेनापति शिवदेव जोशी ने रोहिलों के आक्रमण को या दूसरे आक्रमण को विफल कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो देखिए, हुआ ये था कि ये जो अली मोहम्मद खान है ना, तो राजा कल्याणचंद ने ना इस घटना की शिकायत मुगल राजा से की और मुगल राजा ने इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी ओर से अली मोहम्मद खान के विरुद्ध अभियान किया और उसे उचित दंड दिया। इसके पश्चात जो तराई भाबर के इलाके को सुरक्षित करने के लिए इसने काशीपुर में और इसके अलावा रुद्रपुर में इसने किले बनवाए और तराई भाबर में शांति स्थापित करने के लिए मेवाती और
हैडियों को जमीन जो है या गांव में जमीन देकर बसाया। इसके अलावा शिवदेव जोशी को भी कई गांव दिए गए उपहार स्वरूप, और इस प्रकार से इसने जो तराई भाबर का जो शासन है वो चाक चौबंद किया। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं फटाफट कि जीवन के अंतिम दिनों में ना ये जो राजा है कल्याणचंद, इसकी आंखों में कुछ बीमारी हो गई, आंखों में बीमारी हो गई। तो जब आंखों में बीमारी हो गई तो इसने ये माना कि शायद मैंने कई लोगों के साथ जो है बुरा व्यवहार किया और कई लोगों की आंखें भी निकलवा दी हैं, तो शायद ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया है। इसलिए इसने जीवन के अंतिम दिनों में शिवदेव जोशी को अपने पास बुलाया और अपने बेटे को शिवदेव जोशी के हाथ में दे दिया, गोद में दे दिया और कहा कि देखो मैंने गलत शासन किया है, मुझे पता है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे बेटे को एक राजा के रूप में स्वीकार करो और भक्ति से उसका जो है शासन में सहायता दो या फिर उसे मार डालो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन शिवदेव जोशी तो बहुत योग्य व्यक्ति है और भक्त है, राजभक्त है, तो उसने राजा से कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसको जो है राजा के रूप में स्वीकार करूंगा और जो जितना सहयोग हो सकेगा, जो नैतिकता के साथ है, वो मैं जरूर करूंगा। तो 1747 में इसका कार्यकाल समाप्त हुआ। लेकिन इसके कार्यकाल के बारे में एक बात और भी सुन लीजिए फटाफट, वो ये है कि इसके काल में 3 भवनों का निर्माण हुआ। एक का नाम है अंबिका देवी मंदिर। दूसरा हुआ अंबिका देवी मंदिर। दूसरा हुआ बिनसर महादेव मंदिर और तीसरा हुआ तल्ला महल के उत्तर में इसने एक महल बनाया जिसका नाम था चौमहला। और 1747 में इसकी मृत्यु हो गई और कल्याणचंद का अध्याय समाप्त हुआ। तो आज हम इतना ही करते हैं, हमारा कल्याणचंद समाप्त हो चुका है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम निश्चित समय में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।